हेलो एवरीवन, आई एम रमाकांत शर्मा। और जो लास्ट हमने डिसकंटिन्यू किया था टॉपिक जेनेटिक्स वाला, उसे हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट जो क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने मेंडल का इंट्रोडक्शन देख लिया था। जेनेटिक शब्द किसने दिया था, मेंडल के जो नियम थे उस नियम के लिए एक्सपेरिमेंट किस पर हुए, किसने किए, जो भी थे सब कुछ देख लिया था। आज हम देखेंगे मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। तो मेंडल के नियमों की जो पुनर्खोज है वो हुई है सन 1900 में। ठीक है, क्योंकि मेंडल की मृत्यु हो चुकी है सन 1884 में, और 1884 तक मेंडल को किसी भी प्रकार की कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो 1884 मतलब उसकी मृत्यु के 16 साल बाद, मतलब सन 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की गई। और उन 3 वैज्ञानिकों में सबसे जो पहला वैज्ञानिक है वो है ह्यूगो डी व्रिज। ये पहला वैज्ञानिक है हॉलैंड का जिसने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज में योगदान दिया। दूसरा वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस। ठीक है, इनकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक पादप पर प्रयोग किए। उस पादप का नाम है मिराबिलस जलावा। ठीक है, और इसी प्लांट को 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा वैज्ञानिक। तीसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं तो तीसरा वैज्ञानिक है टी शैर्मैक। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, और पुनः खोज करने के बाद इन तीनों ने मेंडल के नियमों को सम्मिलित रूप से क्या कहा, मेंडलवाद, मेंडलिज्म। ठीक है, तो मेंडलवाद कब प्रतिपादित हुआ, सन 1900 में। किसके द्वारा, ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा, कार्ल कोरेंस के द्वारा और टी शैर्मैक के द्वारा। इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। ठीक है, मेंडल के नियमों की आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले नाम बता देता हूं यहीं पर कि मेंडल के जो नियम हैं उनमें सबसे पहला जो नियम आता है उस नियम का नाम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, ये मेंडल का पहला नियम है। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम का नाम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या फिर इसका एक और नाम है विसंयोजन का नियम। इसका एक और नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम पहला नियम हो चुका। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, इसी का दूसरा नाम विसंयोजन का नियम, इसी का एक और नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये इसका नाम। तीसरे नियम की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है और इसका ही नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये जो 3 नियम हैं, ये 3 नियम मेंडलवाद की खोज के बाद सन 1900 में प्रतिपादित किए गए। पहला प्रभाविता का नियम है, दूसरा पृथक्करण का नियम, इसी का एक और नाम विसंयोजन का नियम है, इसी का एक और नाम युग्मकों की शुद्धता का नियम है, और लास्ट जो हमारा है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये मेंडलवाद के 3 नियम हैं, और इन 3 नियमों की खोज में जो योगदान है वो इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, ह्यूगो डी व्रिज, कार्ल कोरेंस और टी शैर्मैक। ठीक है, इसलिए पुनर्खोज का जो श्रेय है इन तीनों को दिया जाता है। तो ये है मेंडलवाद की पुनर्खोज। वैज्ञानिकों को इतने नाम एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि मेंडल ने जिस उद्यान मटर पर, मतलब जिस पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, उस पी प्लांट के कौन कौन से लक्षणों का उन्होंने चयन किया। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इन्होंने कितने लक्षणों का चयन किया है,
7 लक्षणों का। कितने लक्षण? 7। और सातों के सातों लक्षण कैसे हैं? विपर्यासी। विपर्यासी मतलब है एक तरह से विपरीत। जैसे तने के लंबेपन की अगर बात करें तो एक तना लंबा हो गया, जस्ट उसका अपोजिट बोना हो गया। तो इस प्रकार इन्होंने किन लक्षणों का चयन किया है? विपर्यासी लक्षणों का। ठीक है, अब ये 7 लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये कोई मटर का प्लांट है और इस मटर के प्लांट में ये हो गई इसकी रूट। रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? सीड से। सीड मतलब है बीज। तो जो हम कैरेक्टर लेने वाला है पहला वो हो जाएगा बीज का। बीज के बाद ये क्या आ गया इसका? तना। एक कैरेक्टर आ जाएगा हमारे पास तना का। इसके अलावा मटर पर मान लीजिए ये लगी हुई है मटर की फली, तो एक कैरेक्टर आ जाएगा मटर की फली का। कुछ किताबों में फली की जगह यहाँ पर फल भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्या आएगा? फली आएगा, जिसे इंग्लिश में पोड कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? जिसे पोड कहा जाएगा। ठीक है, तो फल लिखो चाहे फली लिखो एक ही बात है। एक कैरेक्टर आ जाएगा आपके पास है फली का। फली के अलावा हमारे पास एक कैरेक्टर और आएगा किसका? पुष्प का, कि मटर पर कुछ पुष्प भी लगे हुए होंगे। इनके बेसिस पे हम 7 कैरेक्टर बनाएंगे: बीज, तना, फली और पुष्प। पुष्प मतलब फ्लावर हो जाएगा, ये पोड हो जाएगी, ये स्टेम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सीड। तो इन 4 के बेसिस पे हम 7 कैरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहले हम बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प के यहां पर 2 कैरेक्टर लिए हैं मेंडल के द्वारा। एक लिया है इन्होंने पुष्प का रंग, ठीक है, और एक लिए है इन्होंने पुष्प की स्थिति। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम फली की। तो फली के भी 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक फली का रंग और एक फली का आकार। उसके बाद बात करते हैं तने। तो तने का तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया गया, किसका? लंबाई का। उसके बाद बीज। बीज के भी उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए, एक बीज का रंग और एक बीज का आकार। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 कैरेक्टर के बेसिस पे मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित किए। 4 या पॉइंट लेना है और इन 4 पॉइंट के बेसिस पे आपके 7 लक्षण बन जाएंगे। पहला, पुष्प में रंग और स्थिति आ गई। दूसरा, फली में भी रंग और आकार आ गया। फिर तने की सिर्फ लंबाई एक ही कैरेक्टर लिया है। बीज की अगर बात करें तो इसमें भी हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, एक रंग का और एक आकार। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बीज, बीज से तना बना, तने के ऊपर फली, फली के ऊपर पुष्प। ठीक है, तो इन कैरेक्टर के बेसिस पे हमने ये 7 कैरेक्टर बना दिए। अब इन कैरेक्टर्स को एक बार एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएंगे हमारे लक्षण के। लक्षण कौन से लिए हमने? उन लक्षणों में से कौन सा लक्षण उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएगा उसे प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, और कौन सा लक्षण उत्पन्न होने वाली पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाएगा। तो इस प्रकार टेबल का एक चार्ट बनेगा और इस टेबल में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है। तो हम बात करते हैं यहां पर इन 7 लक्षणों को कैसे इस टेबल में अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले पहले लक्षण की। तो पहले लक्षण ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया बीज का रंग। पहला लक्षण हमने कौन सा ले लिया? बीज का रंग। ठीक है, और बीज के रंग का कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा लक्षण अप्रभावी है। अगर हम बात करते हैं बीज की, तो देखिए सिंपल सी बात है, बीज 2 तरह के हो सकते हैं, या तो बीज पीला हो सकता है या बीज हरा हो सकता है। हमारे लिए ज्यादा सही कौन सा है? पका हुआ बीज किसे माना जाएगा?
पीला, इसलिए पीला यहां पर क्या है, प्रभावी लक्षण। पीलेपन का जो लक्षण है वो कैसा हो जाएगा, प्रभावी। अगर बीज पीला है इसका मतलब उसका क्या है, प्रभावी लक्षण। और अगर रंग कैसा हो, हरा, तो कैसा हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो बीज के रंग में हमने एक लिया पीला और एक लिया हरा। पहला लक्षण है बीज का रंग, तो बीज का रंग या तो पीला हो सकता है या हरा हो सकता है। अगर पीला हुआ तो उसे हम प्रभावी मानेंगे, और अगर हरा हुआ तो उसे हम अप्रभावी मानेंगे। मतलब हरा लक्षण कैसा है, अप्रभावी, और पीला लक्षण क्या है, प्रभावी। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर। दूसरा हम ले लेते हैं बीज का आकार। शेप ऑफ सीड, बीज का आकार। अब बीज दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो फूला हुआ बीज या सिकुड़ा हुआ, मतलब झुर्रीदार बीज। तो अगर फूला हुआ है तो वो तो उसका प्रभावी लक्षण है, और अगर झुर्रीदार है मतलब सिकुड़ा हुआ है तो उसका क्या है, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो दूसरा हमने लक्षण लिया बीज का आकार। बीज या तो फूला हुआ होगा या झुर्रीदार। ज्यादा अच्छा कौन सा अपने लिए, फूला हुआ, तो कैसा हो गया, प्रभावी। जो अच्छे लक्षण होंगे वो प्रभावी होंगे, और जो खराब लक्षण होंगे थोड़े से, वो कैसे हो जाएंगे, अप्रभावी। तो झुर्रीदार अप्रभावी और फूला हुआ कैसा है, प्रभावी लक्षण। ठीक है, या फिर फूले हुए की जगह कुछ किताबों में बीज को गोल भी लिखा हुआ है कि गोल, गोल मतलब वही फूला हुआ। तो गोल या फूला हुआ बीज का आकार का प्रभावी लक्षण है, जबकि झुर्रीदार बीज के आकार का अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, उसके बाद बीज के लक्षण दोनों समाप्त। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे लक्षण की, कौन सा, तने की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेम, तने की लंबाई। अब तने की लंबाई का सिर्फ एक ही लक्षण लिया है इन्होंने, बीज के तो दो भागों में बांट दिया, रंग और आकार। लेकिन अगर लंबाई की बात कर रही है तने की, तो सिर्फ एक ही लक्षण के रूप में लेगा इसे, और ये कहेगा कि या तो तना लंबा होगा, टॉल होगा, या तना बोना होगा। तो तने का लंबा होना तो प्रभावी लक्षण को दर्शाएगा, और तने का बोना होना अप्रभावी लक्षण को दर्शाएगा। तीसरा लक्षण कंप्लीट। तो हमारे ये तीनों लक्षण कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे और पांचवें लक्षण की, और ये चौथा और पांचवा जो लक्षण था वो किसका था, फली का। किसका था, फली का। तो चौथे लक्षण पे आ जाइए। पहला, फली का रंग, और पांचवा ले लिया हमने फली का आकार। हो गए दोनों लक्षण कंप्लीट। तो बात करते हैं हम पहले चौथे लक्षण की, फली का रंग। अब फली हमारे लिए मटर की कौन सी सही है, हरी या पीली, तो हरी हमारे लिए सही है, नई फली होती है। तो हरापन प्रभावी लक्षण को दर्शाएगा फली के रंग के लिए, जबकि अगर पीला रंग होगा तो वो अप्रभावी होगा किसके लिए, फली के रंग के लिए। बीज के लिए अपोजिट है, बीज के लिए तो पीला जो रंग है वो प्रभावी है, जबकि फली के लिए हरा रंग प्रभावी है। बीज के लिए हरा रंग अप्रभावी है, जबकि फली के लिए पीला रंग अप्रभावी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि फली तो हरी चाहिए इसलिए प्रभावी हो जाएगा। सबको हरे मटर चाहिए, किसी को पीले थोड़े चाहिए, पके हुए किसी को नीचे, सबको हरे चाहिए। तो हरा रंग यहाँ पर क्या है, प्रभावी। जबकि बीज पीले होने के बाद पकेगा तो नहीं फसल आएगी, इसलिए बीज का तो पीला रंग प्रभावी है, जबकि फली का हरा रंग प्रभावी। एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर ये पीला अप्रभावी है तो यहाँ पर हरा प्रभावी है, यहाँ पर पीला प्रभावी है तो यहाँ पर हरा प्रभावी। दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट। और ज्यादातर सवाल इन दो में ही आते हैं हमेशा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है इसलिए। ठीक है, तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट है बीज का रंग और एक है फली का रंग। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फली के आकार की। वो वापस चीजें, या तो फली फूली हुई होगी, अब यहाँ गोल तो हो नहीं सकती, या तो फली फूली हुई होगी, या फली कैसी होगी, सिकड़ी हुई, या फिर झुर्रीदार। सिकड़ी हुई या फिर झुर्रीदार। तो फूली हुई तो कैसा हो जाएगा, प्रभावी लक्षण, और झुर्रीदार या फिर सिकड़ी हुई कैसा हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, 5 कैरेक्टर कंप्लीट। मतलब हमने तना कंप्लीट कर लिया, बीज कंप्लीट कर लिया और फली कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर या फिर पुष्प।
तो छठे नंबर पे हम ले लेंगे कि सॉरी छठे और सातवें नंबर पर, क्योंकि 7 कैरेक्टर है टोटल, तो छठे और सातवें नंबर पर हमने ले लिया पुष्प। पहले कैरेक्टर के रूप में हम ले लेंगे पुष्प का रंग, और दूसरे कैरेक्टर के रूप में ले लेंगे पुष्प की स्थिति। ठीक है, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। अगर पुष्प के रंग का प्रभावी लक्षण देखा जाएगा तो वो होगा बैंगनी। अगर बैंगनी रंग का पुष्प है, इसका मतलब प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, तो पुष्प के रंग का कौन सा लक्षण प्रभावी है? बैंगनी रंग। और अगर पुष्प का रंग कैसा है? सफेद है। अगर पुष्प का रंग कैसा है? सफेद, तो क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। तो मटर में दो तरह के पुष्प आ सकते हैं, या तो सफेद या फिर बैंगनी। बैंगनी की जगह कुछ किताबों में नीला भी लिखा हुआ है, वही बात है। तो बैंगनी प्रभावी लक्षण रहेगा, जबकि सफेद कैसा रहेगा? अप्रभावी। एक लास्ट आएगा पुष्प की स्थिति। अब पुष्प की स्थिति का क्या मतलब है यहाँ पर? मान लीजिए कोई तना है मटर के पौधे का, और ये है कोई पत्ती मटर के पौधे में। अब इस पत्ती के साइड में यहां पर कोई पुष्प लगा हुआ, एक पुष्प लगा हुआ शाखा के अंत में। दो जगह पुष्प हो सकता है मटर में, या तो किसी पत्ती के पार्श्व में लगा हुआ या फिर किसी शाखा के अंत में लगा हुआ। अगर अंत में लगा होगा तो उस स्थिति को कहेंगे अंतस्थ, टर्मिनल। इंग्लिश में कहता है टर्मिनल। अंतस्थ मतलब टर्मिनल। या फिर किसी पत्ती, जैसे मान लीजिए पत्ती है, इस पत्ती के पार्श्व में लगा हुआ है, तो इसे कहा जाएगा कक्षस्थ। क्या कहा जाएगा? कक्षस्थ। कुछ किताबों में इसे अक्षीय भी कहा गया है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल। तो दो तरह की स्थिति हो सकती है, या तो अक्षीय मान लो या फिर अंतस्थ मान लो, दो हो सकती है। ज्यादा प्रभावी लक्षण के रूप में किसको लिया गया है? अक्षीय, या ये दोनों एक ही चीज है, अक्षीय या कक्षस्थ। किताबों में अक्षीय नाम लिखा हुआ होता है। तो यहां पर अगर पुष्प की स्थिति की बात की जाएगी तो पार्श्व में लगा हुआ प्रभावी माना गया है। मतलब कौन सी स्थिति प्रभावी है? अक्षीय या फिर कक्षस्थ वाली या फिर कक्षीय वाली। और अगर बात करें हम अंतस्थ, तो ये क्या है? अप्रभावी। अंतस्थ क्या है? अप्रभावी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 लक्षण। किसके 7 लक्षण? मटर के पौधे के वो 7 लक्षण जो मेंडल के द्वारा प्रयोग लिए गए हैं। ठीक है, पहले में हमने क्या लिया? बीज। बीज के कितने लक्षण? 2 लक्षण, रंग और आकार। तने का सिर्फ एक लक्षण आएगा, लंबाई का। उसके बाद हो गया तने की लंबाई, तीसरा लक्षण। उसके बाद फली के भी 2 लक्षण आएंगे, एक उसका रंग और एक उसका आकार, वो भी हो गया। रंग हो गया, फली का आकार हो गया। फिर पुष्प के भी दोनों लक्षण, रंग और स्थिति, रंग और स्थिति। इन 7 लक्षणों को लेकर के मेंडल ने क्या किए हैं? प्रयोग किया। और इन्हीं 7 लक्षणों के आधार पर मेंडल ने 3 नियमों का क्या किया है? प्रतिपादन किया। ठीक है, तो 7 लक्षण। बीज का रंग पीला कैसा है? प्रभावी, हरा, अप्रभावी। इसके जस्ट अपोजिट किसके होंगे? फली के रंग। फली के रंग में हरा क्या है? प्रभावी। जबकि बीज के रंग में पीला प्रभावी है, फली के रंग में हरा प्रभावी है। इसके बाद बात करते हैं बीज के आकार की, तो फूला हुआ या गोल प्रभावी हो जाएगा, झुर्रीदार कैसा हो जाएगा? अप्रभावी। तने की लंबाई में लंबापन जो है वो प्रभावी, बोनापन अप्रभावी। फली का जो रंग होगा हरा प्रभावी, पीला अप्रभावी। फली के आकार में फूली हुई प्रभावी, झुर्रीदार या सिकुड़ी हुई अप्रभावी। पुष्प के रंग में बैंगनी या सफेद हो सकता है, बैंगनी प्रभावी है और सफेद अप्रभावी। पुष्प की स्थिति की बात करें तो अक्षीयस्थ या फिर कक्षस्थ हो सकती है, और दूसरी हो सकती है अंतस्थ। अंतस्थ कैसी है? अप्रभावी। अक्षीय या कक्षस्थ कैसी है? प्रभावी। तो ये है 7 लक्षण। बीज का रंग, बीज का आकार, तने की लंबाई, फली का रंग, फली का आकार, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट करना है बीज से। सबसे पहले जैसे ही जड़ हुई, जड़ का निर्माण किससे हुआ? बीज से। बीज, तना, तने पर क्या लग गई? फली लग गई, और फली के अलावा ऊपर क्या आ जाएगा? पुष्प। तो पुष्प के भी 2 लक्षण, फली के भी 2 लक्षण, बीज के भी 2 लक्षण। 2 2 4 2 6, तने का सिर्फ 1 लक्षण। ऐसे टोटल 7 लक्षण जिनके आधार पर मेंडल ने अपने तीनों नियमों का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो ये है टोटल 7 लक्षण। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम मेंडल के 3 नियमों को, जिनमें पहला आएगा प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपीवन का नियम।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग नियम। थैंक यू।